हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से द 1917 रशियन रेवोल्यूशन के विषय में चर्चा करूंगी। अगर हम विश्व के महानतम क्रांतियों के विषय में चर्चा करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि रूसी क्रांति का स्थान विश्व की महान क्रांतियों में शामिल है। रूसी क्रांति का प्रारंभ यद्यपि 1917 ईस्वी को माना गया है, लेकिन सच तो यह है कि इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही बन चुकी थी, जो किसी योग्य नेतृत्व के अभाव में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी थी। जब उसे लेनिन तथा त्रोत्स्की जैसे नेता मिल गए थे तो रूसी क्रांति ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। रशियन रिवॉल्यूशन के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संपूर्ण विश्व 18th शताब्दी से 20th शताब्दी तक के कई आंतरिक और बाहरी युद्ध से गुजर रहा था। 1917 ईस्वी की क्रांति ने रूस के उस समय के जो जार का शासन रहा था उसे समाप्त कर दिया था, जो 3 शताब्दियों से अस्तित्व में रहा था। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में स्थापित हुआ था, जिस कारण शोषण और दमनात्मक शासन रूस से पूरी तरह से समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति का होना निश्चित कर दिया था। इस क्रांति को समझने के लिए हमें इस क्रांति की पृष्ठभूमि जो 1881 ईस्वी से तैयार हो रही थी, इसे हमें समझना होगा। पुनः जब हम यहाँ पे बात करते हैं क्रांति के विषय में, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो क्रांति की पृष्ठभूमि है, इसका प्रारंभ 1881 ईस्वी से ही माना जा सकता है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में कर दी गई थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया था, जिस कारण इन्हें हम जार उद्धारक तथा मुक्तिदाता जार के नाम से जानते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में द लिबरेटर के नाम से भी जानते हैं। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के ऊपर बम के हमले के द्वारा 13 मार्च 1881 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के पश्चात 36 वर्षीय अलेक्जेंडर तृतीय राजगद्दी पर बैठा था, जिसने निरंकुश शासन व्यवस्था, स्लाव राष्ट्रीयता की प्रधानता तथा धर्मांध चर्च, इन 3 सिद्धांतों के आलोक में अपने शासन को चलाना प्रारंभ किया था। उसने अपने शासनकाल में एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी तथा पोबिडो नोस्टेव को रूस के धार्मिक संस्था के अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया था, जिसका नारा था एक जार, एक चर्च, एक रूस। अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के पश्चात निकोलस द्वितीय 1894 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने पोबिडो नोस्टेव और पेल्व के समर्थन से एक निरंकुश शासन तंत्र की स्थापना की थी, जिस कारण किसान व मजदूर शोषण के खिलाफ गोलबंद होने लगे थे और उन लोगों ने समाजवादी जनतांत्रिक दल का निर्माण किया। इस दल के अंतर्गत सभी किसानों एवं मजदूरों को एकत्रित किया गया था। बाद में समाजवादी जनतांत्रिक दल 2 भागों में बंट गया था, पहला बोल्शेविक तथा दूसरा मेंशेविक, और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो रूसी क्रांति है उसे 2 भागों में विभाजित भी किया जाता है, बोल्शेविक और मेंशेविक क्रांति के रूप में। रूस और जापान के बीच चले 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी के लंबे युद्ध की घटना ने जार निकोलस द्वितीय की स्थिति को काफी कमजोर बना दिया था। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में जापान को जो है विजय हासिल हुआ था, और ये भी रूस का जो मनोबल है उसे तोड़ने का कार्य भी किया था। जापान द्वारा पराजित होने के बाद रूस के नवजवानों ने एक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की थी, जिसका नाम उन लोगों ने लिबरेशन रखा था। इन नौजवानों का यह उद्देश्य था कि रूस से बाहर भी क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया जाए। नौजवानों ने 1904 ईस्वी में यूनियन ऑफ लिबरेटर्स की स्थापना की, जो वास्तव में एक क्रांतिकारी संगठन था तथा जिसका प्रमुख उद्देश्य रूस की जारशाही को खत्म करना था। अब हम रूसी क्रांति के पृष्ठभूमि के सबसे महत्वपूर्ण घटना के विषय में जानेंगे, जिसने रूसी क्रांति को वास्तव में एक वास्तविकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह घटना था 22 जनवरी 1905 ईस्वी की। उस दिन रविवार था और जारशाही के खिलाफ मजदूरों द्वारा एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था।
जिसमें मुख्य रूप से सेंट पीटर्सबर्ग में एकत्रित जन समूह द्वारा जार की निरंकुश एवं शोषणवादी नीतियों की आलोचना की गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इस विशाल जुलूस का नेतृत्व एक पादरी के द्वारा किया जा रहा था और इस पादरी का नाम फादर गैपॉन था। इतिहासकारों विद्वानों का मत है कि यह जुलूस पूरी तरह से अनुशासित था तथा धीरे धीरे जार के राजमहल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा इस जुलूस में शामिल लोगों पर गोली चला दी गई थी, जिससे कि काफी संख्या में इस जुलूस में शामिल लोगों की मृत्यु हो गई थी। विश्व इतिहास में रूस में घटी यह घटना खूनी रविवार या ब्लडी संडे के रूप से आज भी दर्ज है। खूनी रविवार की इस घटना ने पूरे रूस में एक जन असंतोष को जन्म दिया, जिसके कारण कई कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कई जमींदारों की हत्या तथा किसानों के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ थल एवं जल सेना ने भी जनसाधारण द्वारा चले जा रहे इस आंदोलन में शामिल होकर इस विद्रोह को एक व्यापक रूप दिया था। रूसी क्रांति विश्व इतिहास में एक महानतम क्रांति के रूप में जन्म है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस क्रांति के पश्चात रूस में इससे पूर्व निरंकुशतावादी का जो है हम कह सकते हैं कि बोलबाला रहा था या इसकी स्थापना रही थी, परंतु इस क्रांति के पश्चात समाजवाद या साम्यवाद का हम कह सकते हैं कि स्थापना हो पाया था, जिसने आगे चल करके संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने का कार्य किया था। रूसी क्रांति के कारणों के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो इसके संदर्भ में विद्वानों का स्पष्ट विचार है कि रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि में न सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम विद्यमान रहे थे, बल्कि रूसी क्रांति के पृष्ठभूमि में कई आर्थिक घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अध्ययन की सुविधा हेतु रूसी क्रांति के विभिन्न कारणों का अध्ययन हम निम्नवत कर सकते हैं, जिसमें कि प्रमुखतः राजनीतिक कारण जो है वह आता है। और इसमें जब हम राजनीतिक कारणों के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें जार का स्वेच्छाचारी जो शासन था ये काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि कारण रहा था रूसी क्रांति के होने का। रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था रूस में सत्तारूढ़ जार द्वारा एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन तंत्र की व्यवस्था करना तथा उसके अधीन शासन करना। जार पर उसके सामंतों, दरबारियों तथा जारीना का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता था। जार जिसके कारण बहुत ही निरंकुश रूप से शासन को संचालित करता था। ड्यूमा के विषय में यदि हम बात करें तो ड्यूमा की जो दुर्बलता रही थी ये भी एक हम कह सकते हैं राजनीतिक कारण रहा था, जिस कारण से रूसी क्रांति हुआ था। 1905 की रूसी क्रांति असफल रही थी, किंतु उसके पश्चात ड्यूमा का अस्तित्व कायम हो गया था। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। सच तो यह है इस ड्यूमा के पास अपनी कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि वह जार के हाथों की कठपुतली मात्र ही रही थी। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि कोई भी संवैधानिक जो है तंत्र की स्थापना या कोई बॉडी जो है उस समय में नहीं था रूस में। ड्यूमा था भी अस्तित्व में, परंतु जो है ये जो जार शाही था उसके हाथों की कठपुतली था, जिस वजह से लोग जो है इसके विरुद्ध कार्य करने लगे थे। राजनीतिक कारणों के विषय में और अधिक जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें जो भ्रष्ट शासन था जारशाही का यह भी महत्वपूर्ण रहा था। भ्रष्टाचार रूसी क्रांति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। रूस में शासन तंत्र की दुर्बलता ने भ्रष्टाचार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था, जिससे चापलूसी और भ्रष्टाचार के आधार पर रूस का प्रशासन चलाया जाने लगा था। तो यहाँ पे जो है करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो उस समय रूस में देखा जा रहा था, जिस वजह से रूसी क्रांति हुआ था। चर्च का प्रभाव भी महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा था, जिस वजह से रूसी क्रांति हुआ। जार के शासनकाल में चर्च का प्रभुत्व संपूर्ण रूस तथा प्रशासन तंत्र पर कायम हो गया था। जनता बहुत अधिक शिक्षित नहीं थी, इसलिए उन पर इन चर्चों का अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। चर्चों के द्वारा जार के संदर्भ में यह बताया गया है कि वह ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका अनुसरण करना जनता का कर्तव्य है। यही कारण है कि रूसी जनता जार का समर्थन करती थी। राजनीतिक कारण के विषय में और अधिक हम जब बात करते हैं तो इसमें विशाल सेना का होना भी एक क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना था। रूस की सेना काफी विशाल थी, जिस पर राजा के परम भक्त उच्च वर्ग तथा कुलीन वर्ग का वर्चस्व कायम हो गया था। यहां तक कि सेना में पदोन्नति भी जार की अनुशंसा पर ही की जाती थी।
जारीना के बढ़ते प्रभाव के कारण भी हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति जो है यह हुआ था। जारीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी तथा इसके प्रभाव से प्रशासन पूरी तरीके से प्रभावित था, क्योंकि राजा जारीना के बातों का ही अनुसरण किया करता था। आगे और यदि हम बात करें राजनीतिक कारणों का, तो इसमें रास्पुटिन जो है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं रहा था रूसी क्रांति के होने के लिए। रूस के प्रसिद्ध पुजारी रास्पुटिन की जारीना बहुत अधिक इज्जत करती थी तथा अनावश्यक रूप से वह प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो जारीना है उसके हाथों की कठपुतली जो जार था वह हुआ करता था, और यहाँ पे जो जारीना रही थी ये यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि ये रास्पुटिन के हाथों की कठपुतली रही थी, जिस वजह से कहा जा सकता है कि धर्म का हस्तक्षेप बहुत अधिक प्रशासनिक तंत्र तथा जो राजनीतिक परिवेश उस समय का रहा था रूस में, उसमें हमें देखने को मिलता है। आगे जब हम पेल्व के विषय में बात करते हैं तो रूसी मंत्री जो पेल्व रहे थे ये बिल्कुल भी परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता था और वो किसी भी प्रकार के सुधार तथा बदलाव का समर्थन नहीं करता था। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है क्योंकि जितने भी जो उच्च वर्ग के लोग थे या जो कुलीन तंत्र को बिलोंग करते थे लोग, उन्हीं का भाग जो है ये रास्पुटिन और पेल्व भी रहा था, और इनके द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जो है ये जितने आंतरिक जो मामले होते थे राज दरबार के भी और प्रशासनिक तंत्र के, उसमें बहुत अधिक इनका हस्तक्षेप रहता था, और ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार के प्रशासनिक तंत्र में बदलाव जो है वो नहीं चाहते थे, जिस वजह से लोग जो है वो प्रेरित होते चले जा रहे थे क्रांति के लिए। आगे जब हम अन्य कारणों के विषय में बात करते हैं रूसी क्रांति के होने का, तो उसमें सामाजिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। रूस में 1917 ईस्वी में लगभग 20 करोड़ की जनता निवास करती थी, और इस विशाल जनसंख्या के बावजूद विश्व में रूस सबसे पिछड़े देश की हैसियत रखता था। रूस में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला कुलीन वर्ग, जिसका तात्पर्य था सामंतों, जमींदारों तथा राज परिवार के लोगों से। इनका भूमि पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित था तथा वे निम्न वर्ग का शोषण किया करते थे। सेकेंड जो वर्ग था या जो क्लास था वो मध्यम वर्ग का था, जिसमें कि छोटे जमींदार, पूंजीपति तथा जो व्यवसायी लोग थे वो आते थे, और इनका जो है आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ग संपन्न वर्ग था तथा उन्हें राजा के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त होता था। थर्ड जो वर्ग था या जिसे हम निम्न वर्ग कह सकते हैं यहाँ पे, इसमें किसान, मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग आते थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुलीन वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा इनका शोषण किया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक वहां लगभग 1 करोड़ किसान थे जिनके पास मात्र 1900 लाख एकड़ भूमि थी। कुल 3/4 भाग किसान भूमिहीन थे। यही नहीं, श्रमिकों से 12 घंटे तक काम करवाया जाता था। और जो अल्पसंख्यक वर्ग था, इसके विषय में यदि हम बात करें तो रूस में अल्पसंख्यक वर्ग भी था जिसे अलेक्जेंडर तृतीय के समय निरंकुश शासन व्यवस्था के अंतर्गत काफी कष्ट उठाना पड़ा था। इस अल्पसंख्यक वर्ग में यहूदी, पोल, फिन, उज़्बेक, तातर और कजाक शामिल थे, जो अपनी सामाजिक मान्यताओं में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे यह समझा जा सकता है कि समाज का 3 वर्गों में विभाजित होना, जिसमें कि जो कुलीन वर्ग था और मध्यम वर्ग था, ये दोनों की स्थिति कुल मिला के अच्छी थी, परंतु जब हम निम्न वर्ग के विषय में बात करते हैं तो ये लार्जर सेक्शन ऑफ दी जो पॉपुलेशन थी वो इन्हीं से बना हुआ था। परंतु इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो है ये सबसे अधिक शोषित जो है वो वर्ग था। इनका शोषण कुलीन वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग किया करते थे। भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास में होने के बावजूद, क्योंकि जैसे जैसे जो पादरी वर्ग है उनका बहुत अधिक वर्चस्व समाज में बढ़ता जा रहा था, तो चाहे अनचाहे जो भूमि था वो उनके अधीन चला जा रहा था। तो किसान के पास में भूमि नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था, जिस वजह से निम्न वर्ग के जो लोग थे ये विद्रोह करते चले गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आर्थिक कारणों के विषय में हम बात करें तो इसमें जो कृषि की स्थिति रही थी ये भी एक बहुत बड़ा वजह था जिस वजह से रूसी क्रांति हुआ।
रूस में विद्यमान कृषि व्यवस्था के अंतर्गत कृषि प्रणाली तथा भूमि वितरण दोनों ही दोषपूर्ण रहा था। अधिकांश जो कृषक थे उनकी भूमिका एक बंधुआ मजदूर के रूप में हो गई थी। खेतों की जो उर्वरा शक्ति थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी। किसी भी देश के खाद्यान्न उत्पादन में वहां की खेतों की उर्वरा शक्ति काफी महत्वपूर्ण होती है, किंतु रूस के खेतों की उर्वरा शक्ति लगातार गिरती चली जा रही थी। जनसंख्या में भी लगातार हम देखते हैं कि वृद्धि होता जा रहा था तथा सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा था। रूस के निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। निम्न वर्ग के लोग भूखमरी तथा दरिद्रता को से उसका सामना हो रहा था या उसे जूझ रहे थे उससे। नेक्स्ट यहाँ पे हम जब बात करते हैं अन्य कारणों के विषय में तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो बौद्धिक कारण है ये भी महत्वपूर्ण रहा था, जिस वजह से रूसी क्रांति हुआ। पश्चिमी यूरोप के दार्शनिकों का स्पष्ट प्रभाव रूस के लोगों पर परिलक्षित होता है। टॉल्स्टॉय, तुर्गेव, इन सभी दार्शनिकों का प्रभाव रूस के निवासियों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। रूस में क्रांति के अग्रदूत जो थे वो निहिलिस्ट रहे थे। उग्रवादी तथा आतंकवादी घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि इस समय में हमें देखने को मिल रही थी। मार्क्सवाद के विषय में यदि हम बात करें या जो मार्क्सवाद का प्रभाव, ये भी एक बहुत बड़ा वजह रहा रूसी क्रांति के होने का। जर्मनी यद्यपि मार्क्सवाद के प्रवर्तक मार्क्स की जन्मभूमि रही है, किंतु 1842 में संपूर्ण विश्व मार्क्स के विचारों से प्रभावित हो चुका था। 1848 में साम्यवाद घोषणा पत्र तथा दास कैपिटल जैसे प्रकाशनों ने नई विचारधारा को जन्म दिया था। इन प्रकाशनों ने मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। तो यहाँ पे जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सवाद के प्रचार प्रसार ने उस समय के जो रूस है उसे प्रभावित करने का कार्य किया था, जिसमें कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मार्क्स का सिद्धांत रहा है कि जो यहाँ पे जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो वर्किंग क्लास है उनके अधीन ही सारे अधिकार दिए जाने की बात की जाती है। और इसी विचारधारा ने बहुत हद तक कहा जा सकता है कि निम्न वर्ग के लोगों को प्रभावित करने का कार्य किया था। साम्यवाद के प्रचार प्रसार की तरह ही हम देखते हैं कि उस समय रूस में समाजवाद का भी विकास हुआ था। समाजवादी विचारकों जैसे कि मार्क्स, ब्यूकनिन, इनका प्रभाव रूस में उस समय देखा जा सकता है। श्रमिक तथा निम्न वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए थे तथा परिणाम स्वरूप इन लोगों ने कई क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म भी दिया था या उसे अंजाम दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें 1905 की क्रांति के विषय में, तो 1904-05 की रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरीके से पराजित हुआ था। रूस के युद्ध हारने के पश्चात एक जन असंतोष की भावना जनसंख्या में जो है वो दिखाई दे रही थी तथा जार के समक्ष सुधार करने की मांग उठाई जा रही थी। लोगों ने इस हार को राष्ट्रीय अपमान की संज्ञा दी थी। लास्टली यहाँ पे यदि हम रूसी क्रांति के कारणों के विषय में हम बात करें तो इसमें लाल रविवार आता है। इसे हम यहाँ पे तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पश्चात ही हम देखते हैं कि रूसी क्रांति जो है वो होना निश्चित हो गया था। निकोलस द्वितीय के शासनकाल में ही रूस जापान युद्ध हुआ था। उसके शासनकाल में 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन गैपोन के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक और औद्योगिक मांगों को लेकर जा रहे प्रदर्शनकारियों में से 130 निहत्थे मजदूरों, उनकी पत्नियों और बच्चों का सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर कत्ल कर दिया था। इसे ही खूनी रविवार के रूप में याद किया जाता है। इस हत्याकांड के पीछे निकोलस द्वितीय की पत्नी जारीना की विशेष भूमिका रही थी। रूस के इतिहास में 1917 की रूसी क्रांति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमें यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उस समय का जो रूस था उसकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक जो परिवेश रहा था, या अचानक से जो उस समय रूस में जो घटित घटनाक्रम थे या वैश्विक स्तर पे जो घटनाक्रम उस समय में घटित हो रहे थे, या जो विचारधारा, नई विचारधारा जैसे कि मार्क्सवाद का जो जन्म उस समय विश्व में हुआ था, वो कहीं ना कहीं रूस को भी प्रभावित करने का कार्य किया था। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि 1904-05 का जो रूस जापान युद्ध हुआ था ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा था,
क्योंकि रूस जो है वो शुरू से अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखता था, जो अपने आप को बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर से उन्नत मानता था। इतने बड़े विशाल राष्ट्र के होने के बावजूद, जो आर्थिक रूप से भी संपन्न था, जिसके पास एक विशाल सेना रही थी, उसके बावजूद एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित होने के पश्चात ये बहुत बड़ा एक धक्का रूस के लोगों के लिए रहा था। और इसने उस समय रूस में जागृति लाने का कार्य किया था, या फिर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि ये फाइनल जॉल्ट था लोगों के लिए कि किस प्रकार से अचानक से विद्रोह किया जाए या विरोध अपना प्रदर्शन किया जाए उस समय की राजनीतिक व्यवस्था की तरफ, जिससे कि जो निरंकुशवादिता जो उस समय स्थापित हो गई थी रूस में, उसे समाप्त किया जा सके। ऐसा नहीं था कि जो रूस जापान युद्ध है वही इस समय महत्वपूर्ण कारण बना, परंतु लोग जो है लगातार निरंकुशतावादी जो सिद्धांत था जार का, उसे झेल रहे थे। और अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात यहाँ पे कहा जा सकता है कि रूस में अचानक से जो पतन आया था, उससे लोग जो है वो क्षुब्ध हो गए थे और विरोध करने के लिए या विद्रोह करने के लिए बाधित हो गए थे। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से रूसी क्रांति के क्या महत्वपूर्ण परिणाम रहे थे इसके विषय में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।